साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रल कैलकुलस के इंपॉर्टेंट टॉपिक गामा फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उससे संबंधित कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास जो गामा फंक्शन है वो एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, n माइनस 1 इंटू डी एक्स, जहां n ग्रेटर देन 0। n क्या है? एक 0 से बड़ा कोई नंबर है, यानी कि एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है। e रेज टू पावर माइनस है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये जो इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इस n के ऊपर। और यहां लिमिट किसके ऊपर लगी हुई है? x के ऊपर, 0 से इन्फिनिटी। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उसी को हम क्या गामा फंक्शन से इसको लिख रहे हैं, और उसका नोटेशन क्या है? गामा n। इसको रीड कैसे करेंगे? द गामा फंक्शन ऑफ ए n, द गामा फंक्शन ऑफ ए n। बेसिकली जो गामा फंक्शन है वो हमारे पास जो हमने फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन है। फैक्टोरियल फंक्शन हमने नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा था, लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर्स के लिए जो फैक्टोरियल फंक्शन उसको एक्सटेंड करते हैं रियल नंबर्स के लिए, तो वहां पर हम यूज करेंगे किसको? गामा फंक्शन को। तो यानी कि क्या है हमारे पास गामा फंक्शन? एक्सटेंशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन टू रियल नंबर्स। और यदि हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएगा वहां पर हमारे पास। ठीक है, तो जो गामा फंक्शन हमारे पास ये एक्सटेंशन है किसका? फैक्टोरियल फंक्शन का। किसके लिए? रियल नंबर्स के लिए। जो हमने फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ा था वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा था। ये काम सबसे पहले यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने किया था, इसलिए इसको ऑयलर गामा फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूलर या यूलर्स गामा फंक्शन, या फिर इसको यूलर्स इंटीग्रल ऑफ ए सेकंड काइंड, यूलर्स इंटीग्रल ऑफ ए सेकंड है, यानी कि आयलर का द्वितीय प्रकार का समाकलन भी इसको बोलते हैं। यहां पर हमने 3 नाम देखे इसके। गामा फंक्शन हम इसको रीड कर सकते हैं, और ये जो सिंबल लिखा हुआ है यानी कि उल्टा एल समझ सकते हो आप। द गामा फंक्शन ऑफ एन, इसको रीड कैसे करते हैं? गामा एन बोल सकते हो, या गामा फंक्शन ऑफ एन। ये किसका फंक्शन है हमारे पास? एक वेरिएबल एन का फंक्शन है। जो बेसिकली जो हमारे पास वेक्टोरियल फंक्शन था उसी का क्या है? ये एक्सटेंशन है। कौन से नंबर्स के लिए? रियल नंबर्स के लिए। इसको हम आयलर गामा फंक्शन भी कह सकते हैं, या आयलर इंटीग्रल ऑफ ए सेकंड काइंड भी इसको कह सकते हैं। देखिए इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस इसी बात से साबित होती है, यहां पर आपके पास 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, डेफिनेट इंटीग्रल निकाल सकते हो। आप पॉलिनोमियल फंक्शन का आसानी से डेफिनेट इंटीग्रल निकाल सकते हो। लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आप आसानी से उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप उसके लिए किसकी हेल्प लोगे? बाई पार्ट्स की हेल्प लोगे। जैसे x e रेज टू पावर माइनस x, इसको अगर मैं इस रेंज में इंटीग्रेट करूं 0 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन आइलेट मान करके, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यदि मैं 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स सोल्व करूं तो यहां फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे 2 बार बाई पार्ट्स का प्रयोग करना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने। यानी कि कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स को अगर सोल्व करना है तो आप बाई पार्ट से न सोल्व करके आप सीधा ही किसकी हेल्प से जा सकते हो? गामा फंक्शन की। अगर आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ? ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। यहां पर क्या लिखा हुआ? एक्स की पावर एन माइनस 1। बाहर कैसे लिखा हुआ? यानी कि जो भी पावर लिखी हुई है उसमें से एक बढ़ाना है। एन माइनस 1 में एक बढ़ाओगे यानी कि एक ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? एन। यहां पर क्या लिखा हुआ? 2। तो गामा के नोटेशन में इसको क्या लिखोगे? गामा 3।
क्या लिखोगे, गामा 3। यानी कि बिना आपने इसको बाई पार्ट से सोल्व किए हुए इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, गामा 3 आ गई। और आगे हम इस रिलेशन को भी प्रूव करेंगे कि भाई गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन में क्या रिलेशन आता है। तो जितने भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स आएंगे उनको हम बाई पार्ट से सोल्व नहीं करके किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, हम गामा फंक्शन की हेल्प से सोल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा एक फंक्शन हमारे पास है। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए गामा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए गामा फंक्शन। गामा फलन के गुणधर्म। गामा फलन के गुणधर्म। कुछ प्रॉपर्टीज है गामा फलन की, उसके बारे में बात करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है गामा n+1। गामा n+, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n गामा n, जहां पर n क्या है, ग्रेटर देन 0। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है गामा n+1 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, जहां n क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो फैक्टोरियल जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइन है। तो ये 3 प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी को हम बारी बारी से प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी को हम किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे, जो गामा फंक्शन के हमारे पास ये डेफिनेशन है। चलो प्रूफ करते हैं इनको। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गामा फलन की परिभाषा। बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन क्या थी गामा फलन की परिभाषा, गामा n किसके बराबर है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e⁻⁻x x⁻n-1 इंटू dx। इक्वेशन फर्स्ट। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, गामा 1 की वैल्यू, यानी कि n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1, तो 1 पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर देखिए आपको क्या मिलेगा, गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e⁻⁻x और x⁻1-1 इंटू dx, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e⁻⁻x dx। ये तो क्या हो जाएगा भाई, x की पावर 0, x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो गामा 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, e⁻⁻x, और इंटीग्रेशन करेंगे डिवाइड किससे कर देंगे, -1 से। लिमिट क्या है, 0 टू इंफिनिटी। अपर लिमिट माइनस है, लोअर लिमिट e⁻⁻∞ माइनस ऑफ e⁻⁻0। ठीक है, तो गामा 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ, देखिए e⁻⁻∞ को क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई e⁻∞, और e की पावर यानी कि e को इन्फिनिटी टाइम्स ऑपरेट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है हमारे पास, 0। तो यानी कि इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, 0 माइनस e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो गामा 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। यानी कि जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी उसमें हमने n इक्वल टू क्या पुट किया, 1 पुट किया, और आसानी से हमने प्रूव करके दिखा दिया कि गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास गामा n+1, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, गामा n+1, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर ली है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करना आपको, कि गामा n+1 की वैल्यू किसके बराबर है, n गामा n के बराबर है। तो यानी कि जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी वो n से स्टार्ट हो रही थी, n के लिए थी। अब हम उसी को किसके लिए लिखेंगे, n+1 के लिए लिखेंगे। तो क्या कहा मैंने भाई, समीकरण 1 में n के स्थान पर क्या रख दिया भाई मैंने, स्थान पर n+1 रखने पर, n+1 रखने पर, तो बोलिए क्या आएगा समीकरण 1 में, ये रहा, गामा n+1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e⁻⁻x और x⁻n इंटू dx। देखिए ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को क्या करना, हमें सोल्व करना है। तो यहां पर हम आइलेट का प्रयोग कर लेते हैं। आइलेट क्या हमारे पास, बेसिकली बाई पार्ट से सोल्व करने की एक टेक्निक है कि इनवर्स फंक्शन
लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अगर इस ऑर्डर में आप फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के काम करते हो तो आपका समाकलन आसानी से हो जाता है। तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। गामा n प्लस वन इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे x की पावर n, सेकंड फंक्शन का क्या किया भाई समाकलन, तो माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और लिमिट क्या है भाई 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या होगा n x रेज टू पावर n माइनस वन इंटू, सेकेंड फंक्शन का क्या किया समाकलन माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी बाई पार्ट से हम क्या कर दिया इसका समाकलन कर दिया। तो गामा n प्लस वन इज इक्वल टू, इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कैसे होगी भाई 0, क्योंकि लिमिट ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर x। देखिए भाई यहां पर अगर आप एल हॉस्पिटल रूल से देखोगे तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है अपने पास, 0 इंफिनिटी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी रूप बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो एल हॉस्पिटल रूल हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। जो हमारे पास x की पावर n है इसका n टाइम्स क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, तो ये क्या मिलेगा हमें फैक्टोरियल n मिल जाएगा, और e रेज टू पावर x, इसमें क्या अप्लाई करोगे आप लिमिट, क्या अप्लाई करोगे लिमिट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर x, और लिमिट पुट करें फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, यानी कि इस लिमिट की वैल्यू क्या है हमारे पास, अपर लिमिट क्या है 0 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, तो पूरे का ही मान क्या आ गया 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, n बाहर ले लिया 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है गामा n के बराबर है, तो क्या है हमारे पास n प्लस वन गामा इज इक्वल टू n गामा n, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। यानी कि ये जो हमारे पास जो रिलेशन दिखाई दे रहा है ये रिडक्शन हो रहा है किसका भाई गामा फंक्शन का, गामा फंक्शन में कैसे रिड्यूस हो रहा है ये n प्लस वन, यानी कि यहां पर जो दिखाई दे रहा है उसमें से एक कम करना है, कितना कम करना है एक कम करने पर क्या बचेगा n लिखना है और उसी का क्या लिखना हमें गामा लिखना है। कैसे रिड्यूस होगा ये गामा n प्लस वन को क्या लिखेंगे हम, एक कम करेंगे तो n बचेगा और n का ही क्या लिखेंगे हम गामा, यानी कि गामा n प्लस वन को कैसे लिखेंगे n गामा n लिखेंगे। और जो तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास गामा n प्लस वन वो किसके बराबर है फैक्टोरियल n के बराबर है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि भाई फैक्टोरियल गामा n प्लस वन की वैल्यू किसके बराबर है फैक्टोरियल n के बराबर है। तो जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है इसमें हम क्या करेंगे n के स्थान पर क्या प्रूव करना था हमें n प्लस वन गामा किसके बराबर है फैक्टोरियल n के बराबर है। ये तो यहीं से रिड्यूस कर लेते हम, जो प्रॉपर्टी नंबर हम सेकंड प्रूफ की। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को आप देखिए एक बार, तो गामा n प्लस वन किसके बराबर है n गामा n के। कैसे लिखा गया, यहां जो भी लिखा हुआ है उसमें से एक कम करना है, कम किया तो क्या बचा n बचा, n को लिख दिया और उसका गामा लिख दिया। अब देखिए यहां पर जो भी लिखा हुआ उसमें से क्या करेंगे एक कम करेंगे, करिए भाई एक कम किया क्या बचेगा n माइनस वन, और इसी का क्या लेंगे गामा, तो गामा n माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन, ऐसे कैसे आ गया। अब यहां जो लिखा हुआ उसमें से एक कम करना है तो एक कम किया तो कितना हुआ n माइनस टू, एक कम कैसे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से चल रहे हैं हम n माइनस टू, और n माइनस टू का ही क्या लेंगे हम गामा। ठीक है, फिर दोबारा से यहां जो लिखा हुआ उसमें से एक कम करना है n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, एक कम किया तो क्या बचा n माइनस थ्री, और n माइनस थ्री का ही क्या लिखना है गामा। इस प्रोसेस को हम बढ़ाते जाएंगे आगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा देखिए, देखो आपने क्या करते जा रहे हो एक कम किया, अगर इस सीक्वेंस को पढ़ो 1 2 3 तो n माइनस थ्री। ठीक है, तो हमारे पास n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री से क्या आएगा n माइनस फोर एंड सो ऑन। और अगर इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाओ यानी कि n के स्थान पर क्या रखा n माइनस थ्री, क्या रखा n माइनस थ्री, तो
माइनस n प्लस 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा 3 2 1 और 1 का ही क्या लिखोगे गामा। क्या लिखा, देखो इस प्रॉपर्टीज को पहचानिए कि गामा n+1 को क्या लिखा है, इसमें से एक कम करते जाना है, एक कम किया n आ गया और n का ही क्या लिखना है गामा। यहां पर भी हम ऐसे करते, यहां 1 लिखा और 1 का ही क्या लिखा गामा। और यदि आप इसको देखो पूरे को, तो ये क्या लिखा हुआ भाई, किसकी डेफिनेशन है, और गामा 1 की वैल्यू कितनी है 1, गामा 1 की वैल्यू कितनी है 1, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, 3 2 और 1, इसकी वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी नंबर 1 से 1 है, n+1 का गामा। अगर आप इसको देख रहे हो और फैक्टोरियल की फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता हो तो ये किसके बराबर है, फैक्टोरियल n के बराबर है। तो गामा n+1 किसके बराबर आया हमारे पास, फैक्टोरियल n। यानी कि ये रिलेशन हमारे पास किस किस में, गामा फंक्शन में और फैक्टोरियल फंक्शन में, किस में रिलेशन है, गामा फंक्शन और फैक्टोरियल। n क्या है भाई, एक नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल, क्योंकि फैक्टोरियल फंक्शन नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है डिफाइन होता है। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है वो क्या है, गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन में रिलेशन है। यानी कि अगर गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन में रिलेशन देखो तो जो गामा फंक्शन यानी कि गामा n+1 लिखा हो तो फैक्टोरियल से एक कम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर गामा 6 किससे बराबर लिखोगे, एक कम यानी कि फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 को क्या लिखते हो आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120, ठीक है। फैक्टोरियल गामा 7 को क्या लिखोगे फैक्टोरियल 6, क्या लिखोगे फैक्टोरियल 6, ठीक है, फैक्टोरियल 6 लिखोगे यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 720, ठीक है। इस तरीके से यानी कि ये क्या है हमारे पास गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन में रिलेशन है। देखिए बेसिकली क्या है, जो गामा फंक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को सोल्व करने में हमारे काम आएगा। जैसे अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का हो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x³ e⁻⁻x इंटू dx। अब बताइए इसको सोल्व करिए, सोल्व कर लोगे आप इसको बाई पार्ट से, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, और 3 बार आप बाई पार्ट्स को अप्लाई करोगे और अप्लाई करने बाद इसको सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन पता है तो आप आसानी से इसका मान लिख सकते हो। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n−1 इंटू dx किसके बराबर है गामा n की। यानी कि या x की पावर में जो भी लिखा हुआ उसमें एक की बढ़ोतरी करनी है और राइट साइड में लिख देना है यानी गामा n। तो यहां पर क्या लिखा हुआ 3, इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा गामा 4, और गामा 4 को क्या लिख सकते हो आप, गामा 4 को क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है 6। यानी कि आपने बाई पार्ट से बिना सोल्व किए हुए इस समाकलन का मान निकाल दिया और वो कितना आया 6 आया। लिमिट क्या है इसकी 0 टू इन्फिनिटी, गामा की लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। सीधा ही आपने गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज की। ऐसे ही अगर आप 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻6 इंटू dx अगर इसका मान निकालना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अगर आप गामा फंक्शन को नहीं जानते हो तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके बाई पार्ट्स यानी खंडस समाकलन करते हुए आप इसको सोल्व करोगे। और कितनी बार खंडस समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा 6 बार करना पड़ेगा, तो काफी बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। अगर गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ उसमें से एक बढ़ा देना है, जो भी लिखा हुआ उसमें क्या करना है एक बढ़ाना है। यानी क्या लिखा हुआ है 6 तो इसमें एक बढ़ाया तो क्या हुआ फैक्टोरियल गामा 7, और गामा 7 का मतलब फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का मतलब अभी लिखा हमने 720। ये क्या हमारे पास गामा फंक्शन की एप्लीकेशन है, किस प्रकार से हम डेफिनेट इंटीग्रल को बाई पार्ट से सोल्व किए बिना हम गामा फंक्शन का सीधा प्रयोग करके उसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं। 3 प्रॉपर्टीज देखी हमने कि गामा 1 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, गामा n+1 को हम क्या लिख सकते हैं n गामा n लिख सकते हैं, और गामा में और फैक्टोरियल फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, गामा n+1 किसके बराबर है फैक्टोरियल n के बराबर है, ठीक है। अब हम इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं कि जो गामा फंक्शन है, अगर इस गामा फंक्शन की डेफिनेशन को हम देखें तो डेफिनेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन का साइन है उसमें 2 फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास। 2 फंक्शन कौन कौन से हैं भाई, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻⁻x और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x⁻n-1। इन दोनों
जो फंक्शन है उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी वेरिएबल से या किसी फंक्शन से। तो उस स्थिति में क्या, किस प्रकार से हमारा गामा फंक्शन ट्रांसफॉर्म होता है उसको देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गामा फंक्शन गामा फलन के रूपांतरण, ठीक है, गामा फलन के रूपांतरण। तो सबसे पहले गामा फलन की डेफिनेशन देखिए हमने, गामा एन किसके बराबर है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस x रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू dx। ये हमारे पास गामा फलन की क्या है, डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को देखोगे तो यहां पर जो समाकलन है उसके अंदर दो फलन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को किसी वेरिएबल से किसी फंक्शन से ट्रांसफॉर्म करें तो उस स्थिति में हमारा गामा फंक्शन कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम किसी वेरिएबल से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। क्या किया भाई, माना e रेस टू पावर माइनस एक्स बराबर क्या मान लिया भाई t। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको किसी वेरिएबल से ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसको क्या लिख सकता हूं भाई, मैं दोनों पक्षों में log लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू log t। मतलब कि क्या लिख सकता हूं इसको भाई, x इज इक्वल टू log ऑफ 1 बाई टी, ये लिख सकता हूं। और यदि इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब कि e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। जब आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े थे वहां आपने इस बात को नोटिस किया होगा, जब भी आप कुछ ट्रांसफॉर्म करते हो तो उस स्थिति में उसकी लिमिट्स भी चेंज होती है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो लिमिट्स क्या आएंगी, सीमाएं। अभी सीमाएं किसके ऊपर लगी हुई है, एक्स के ऊपर। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो यहां पर रखेंगे, जब x बराबर 0 तब t का मान क्या आ जाएगा भाई, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। और जब x की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, तब t इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी और इसका मान क्या होता है 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। यानी कि जब आपने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ट्रांसफॉर्म किया वेरिएबल t से तो उस स्थिति में लिमिट्स भी आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई। कहां से कहां पर, 1 से 0 पर ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इन दोनों इक्वेशंस का प्रयोग किया मैंने इक्वेशन नंबर 1 में। समीकरण 2 तथा 3 का प्रयोग 1 में करने पर तो गामा एन किसके बराबर आएगा भाई, इंटीग्रेशन 0 की जगह लिमिट क्या आ गई 1 और इन्फिनिटी की जगह लिमिट क्या आ गई 0। टी ई रेस टू पावर माइनस एक्स को क्या लिखा, देखो ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख दिया हमने, माइनस डी टी। और यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी भाई हमारे पास, देखो ये रही log 1 बाई टी होल पावर n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ डी टी। यानी कि ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह तो क्या लिख दिया आपने, क्या लिख दिया माइनस ऑफ डी टी, और एक्स की जगह क्या लिख दिया आपने log 1 बाई टी। ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन से आप जानते हो या उसकी प्रॉपर्टी से आप जानते हो कि लिमिट्स को जब पोजीशन यानी कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाए या अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाए तो उस स्थिति में समाकलन का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस की वजह से गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 log ऑफ 1 बाई टी होल पावर n माइनस 1 इंटू डी टी। गामा एन इज इक्वल टू, चूंकि आप जानते हो देखो निश्चित समाकलन की डेफिनेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इसके बराबर होता है भाई माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये डेफिनेट इंटीग्रल की क्या है प्रॉपर्टी, यानी कि लिमिट्स का स्थान बदलने पर समाकलन का मान नहीं परिवर्तन होता लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है, चिन्ह। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 log ऑफ 1 बाई एक्स होल रेस टू पावर
n माइनस वन इंटू डी एक्स। निश्चित समाकलन के गुणधर्म से कि सीमाओं को बिना बदले फलन के मान में जो वेरिएबल आ रहा है उसको बदलने पर समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या प्रॉपर्टी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इसे बराबर होता है ए से बी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। यानी कि जो वेरिएबल एक्स था उसकी जगह क्या लिया आपने, वेरिएबल टी कर दोगे तो उस स्थिति में भी समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपने पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखा, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x होल रेस टू पावर n माइनस 1। और जब ऑयलर ने पहली बार जब इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था तो वो इसी फॉर्म के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इस फॉर्मूले को ही उन्होंने नाम दिया था ऑयलर इंटीग्रल ऑफ ए सेकंड काइंड। इस फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया था ऑयलर ने। गामा एन किसके बराबर है, इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1/x होल रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये हमने क्या देखा कि हमने जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसको वेरिएबल किससे रिप्लेस कर दिया, वेरिएबल टी से रिप्लेस किया, तो उस स्थिति में गामा फंक्शन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन x रेस टू पावर n। इसको हम कन्वर्ट करें किसी वेरिएबल टी से रिप्लेस करें तो क्या होगा उसको देखते हैं। क्या हमारे पास, माना x रेस टू पावर n इज इक्वल टू टी, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, t रेस टू पावर 1/n, t रेस टू पावर 1/n। और यदि यहीं से हम dx निकालना चाहें तो dx कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/n t रेस टू पावर 1/n माइनस 1 इंटू डी टी, माइनस 1 इंटू डी टी। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर, ये कितनी आ गई हमारे पास 4, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5, ठीक। और जब आप कुछ ट्रांसफॉर्म करते हो तो उस स्थिति में लिमिट्स भी क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। अभी लिमिट्स किसके ऊपर लगी हुई है, x के ऊपर लगी हुई है। x की लिमिट क्या है, 0 to इन्फिनिटी। हमें फाइंड क्या करना है, t की लिमिट, तो सीमाएं फाइंड करेंगे हम इसकी। जब x बराबर 0 तब x की क्या रखा 0, तो t की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। और जब x बराबर क्या इन्फिनिटी तब t की वैल्यू भी क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। यानी कि लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या किया हमने, जो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन था उसको हमने वेरिएबल t से रिप्लेस किया तो लिमिट्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 6। 5 और 6 का मान कहां पुट कर दिया, 1 में। समीकरण 5 तथा 6 का मान 1 में रखने पर देखिए भाई क्या आएगा, गामा एन बराबर लिमिट्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, t रेस टू पावर 1/n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, किसकी पावर भाई, x की पावर n माइनस 1। तो यहां सीधा ही लिख सकते थे इसको, जो हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या किया डिफरेंशिएशन, n x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी कि x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 1/n इंटू डी टी, 1/n इंटू डी टी, ठीक है, 1/n इंटू डी टी। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे गामा n इज इक्वल टू 1/n इंटू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस ऑफ t रेस टू पावर 1/n, t रेस टू पावर 1/n इंटू dt, इंटू dt, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से, कि वेरिएबल को यानी कि लिमिट्स में कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे। ये हमें प्रॉपर्टी रही डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि सीमाओं को बिना बदले फलन के चर को बदलने पर समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसको क्या लिख सकता हूं, गामा n इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस ऑफ x 1/n इंटू डी एक्स। ये हमारे पास सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है गामा फंक्शन का, ठीक है। क्या किया था हमने, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसको ट्रांसफॉर्म किया वेरिएबल t से, जो पॉलिनोमियल फंक्शन था उसको ट्रांसफॉर्म किया हमने वेरिएबल t से। तो उस स्थिति में गामा फंक्शन इक्वेशन नंबर 4 और 7 में ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी कि ये भी हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि जो वेरिएबल x है अगर उसका हम स्केल बदल दें तो उस स्थिति में गामा फंक्शन की डेफिनेशन में क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। यानी चेंज ऑफ स्केल कर दें, माना x इज इक्वल टू 80, ये क्या है भाई 0 से बड़ा है, यानी कि जो वेरिएबल x था उसको हमने चेंज कर दिया वेरिएबल t से, लेकिन विद स्केल a, यानी कि स्केल a से उसको चेंज कर दिया आपने। तो उस स्थिति में गामा फंक्शन की डेफिनेशन में क्या परिवर्तन होगा, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास a dt। जब आप ऐसा करोगे, कुछ प्रतिस्थापन करोगे, तो उस स्थिति में आपकी लिमिट्स भी बदलेंगी। लेकिन यहां देखो, जब x की लिमिट 0 है तो t की लिमिट भी क्या आएगी 0, और जब x की लिमिट क्या है इन्फिनिटी है तो t की लिमिट भी क्या आएगी इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसा हमने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था। ठीक है, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 8। तो समीकरण 8 का मान कहां रख दिया, समीकरण 8 का मान 1 में रखने पर बोली क्या है भाई, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस 80 इंटू 80 की होल पावर n-1 इंटू dx बराबर क्या आ गया a dt। तो गामा n किसके बराबर है भाई, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस 80 इंटू, देखिए भाई आधार जब समान होता तो घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती। a की पावर कितनी n-1 और a की पावर कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा भाई ये a की होल पावर n-1 प्लस 1 और t की पावर n-1 इंटू dt। तो गामा n किसके बराबर आया, a की पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस 80 और t रेज टू पावर n-1 इंटू dt, t रेज टू पावर n-1 इंटू dt। और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल x के लिए लिख सकते हैं। तो क्या गामा n किसके बराबर आया, a रेज टू पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस ax और x रेज टू पावर n-1 इंटू dx इंटू dx। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि गामा n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस ax x रेज टू पावर n-1 इंटू dx। ठीक है, यानी कि ये क्या हमारे पास चेंज ऑफ स्केल है, जो वेरिएबल x था उसको रिप्लेस कर दिया आपने xt से। तो उस स्थिति में गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन वो कैसे रिड्यूस हो गई, गामा n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n, a क्या है भाई पॉजिटिव नंबर है, a क्या है पॉजिटिव नंबर है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस ax x रेज टू पावर n-1 इंटू dx। देखिए इस प्रॉपर्टी का कैसे पालन होगा या कैसे इसको यूज करोगे। सपोज कर लीजिए आपसे समाकलन पूछ लिया कि भाई बताइए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 5 e रेज टू पावर माइनस 3x dx की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप गामा फंक्शन की इस प्रॉपर्टी को नहीं जानते तो आप क्या करोगे, बाई पार्ट्स लोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को लेकर के चलोगे और 5 बार आप बाई पार्ट्स को अप्लाई करोगे, तब जाकर आप इसको सोल्व कर पाओगे। और यदि आपको ये प्रॉपर्टी पता है गामा फंक्शन की तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर x की पावर में जो भी लिखा हुआ उसमें से एक बढ़ाना है। जैसे यहां देखा x की पावर में n-1 है, इसमें एक बढ़ाएंगे क्या बचेगा n, तो गामा n लिखा भाई गामा 5 प्लस 1 यानी कि गामा 6 डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ x का कोफिशिएंट e की पावर में, देखो e की पावर में x का कोफिशिएंट कौन है a है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देगा, सिर्फ कोफिशिएंट a है। a की पावर में क्या लिख दो, गामा में लिखा हुआ है, तो यानी कि 5 की पावर 3 की पावर है 6, 3 की पावर है 6। ये इस इंटीग्रेशन का क्या आ गया, मान आ गया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की पता है तो, अन्यथा आप क्या करते, ये फर्स्ट फंक्शन माना, ये सेकंड फंक्शन माना और बाई पार्ट्स यानी कि खंड समाकलन करते गए और तब जाके इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आप इसका मान बता सकते हो आसानी से, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 3 e रेज टू पावर माइनस 7x dx। तो इसका मान क्या आएगा भाई, ये प्रॉपर्टी हमारे पास चेंज ऑफ स्केल कह सकते हो आप इसको। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, गामा यानी कि x की पावर में जो भी लिखा हुआ उसमें एक बढ़ाना है, x की पावर में 3 लिखा हुआ बढ़ाया तो क्या हुआ 4, तो गामा 4 डिवाइडेड बाई e की पावर में जो भी x का कोफिशिएंट है 7 है, इसकी पावर में जो गामा में लिखा हुआ वो लिख देना 7 की पावर है 4। तो यानी कि आप आसानी से गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी से इन कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास गामा फंक्शन नहीं होता तो आप बाई पार्ट्स की हेल्प से इसको सोल्व करते। ये हमने थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखा था कि जो वेरिएबल x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया x से t से।
अब हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि वेरिएबल जो x है उसको हम अगर क्वाड्रेटिक यानी कि वेरिएबल से यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिप्लेस कर दें तो उस स्थिति में हमारा जो गामा फंक्शन है वो कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या देखा, माना x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि जो वेरिएबल x है उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक क्वाड्रेटिक फंक्शन से, ठीक है। तो उस स्थिति में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया dx इज इक्वल टू 2t और dt, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 9 और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 10, ठीक। जो वेरिएबल x था इसमें उसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया, टी स्क्वायर से। तो इक्वेशन नंबर 10 को हम यूज कर रहे हैं, लिमिट्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी जैसे हमने देखा x इज इक्वल टू 80 तो लिमिट्स कोई परिवर्तित नहीं हुई थी, x का वैल्यू 0 रखोगे तो t का वैल्यू भी क्या आएगा 0, और जब x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो t की वैल्यू भी क्या आएगी इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या है भाई, समीकरण 10 का मान 1 में रखने पर बोले क्या मिलेगा भाई, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू, देखिए भाई एक्स की क्या रखा हमने टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर होल पावर n माइनस इंटू डी एक्स वाले कितना आ गया 2t dt, 2t dt। तो गामा n कितना है भाई, 2 बाहर ले लिया मैंने, 0 टू इन्फिनिटी, अगर बेस इक्वल होता तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, या t की पावर क्या है 2n माइनस 2 और एक प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू टी रेस टू पावर 2n माइनस 1 इंटू डी टी। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से उसको क्या लिख सकता हूं, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और टी रेस टू एक्स रेस टू पावर 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स, 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स, 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स। इस तरीके से हमने 4 ट्रांसफॉर्मेशन देखे। पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था हमने वो क्या किया था, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसको हमने एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जो पोलिनोमियल फंक्शन था x की पावर n उसको एक वेरिएबल से रिप्लेस किया। तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया, वेरिएबल x को शिफ्ट स्केल चेंज कर दिया xt से। और चौथे ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा वेरिएबल x को एक क्वाड्रेटिक फंक्शन से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो गामा फंक्शन के हमें क्या मिले, ट्रांसफॉर्मेशन मिले। ये छोटे क्वेश्चन में आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और यहां हमने एक एग्जाम्पल भी देखा कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी का पालन करके हम आसानी से गामा फलन की सहायता से इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम गामा फंक्शन कहां पर परिभाषित है और कहां पर नहीं है उस बात को वेरीफाई करते हैं कि n के कौन से मान हैं जिनके ऊपर गामा फंक्शन परिभाषित है नहीं होता। यानी कि द वैल्यू ऑफ ए गामा n, द वैल्यू ऑफ गामा n when n लेस देन इक्वल 0, जब n लेस देन इक्वल 0 तब गामा n का मान, ये चेक कर रहे हैं कि जब n की वैल्यू 0 है या 0 से छोटी है तो उस स्थिति में गामा n का मान कितना होगा। आपने जो प्रॉपर्टी देखी थी सेकंड प्रॉपर्टी कि गामा n प्लस 1 को क्या लिखते हो आप, n गामा n, ठीक है। तो यहां से अगर अब मैं गामा n की वैल्यू पूछूं तो कितना आएगा, n प्लस 1 गामा डिवाइडेड बाई n, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से लिखा था, प्रूव भी किया था गामा n प्लस 1 किसके बराबर है, n गामा n के बराबर, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि जब n की वैल्यू 0 है या 0 से छोटी है तो उस स्थिति के अंदर समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होता है। पहला बात कर रहे हैं जब n बराबर 0 तब समीकरण 1 से 0 रखिए भाई, गामा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 का गामा डिवाइडेड बाई 0, गामा 1 आपने लिखा था कितनी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 0 और इसका मान कितना आ गया है इनफाइनाइट।
ठीक है। जब एन की वैल्यू क्या है 0 तो गामा 0 की मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है आपको। सेकंड जब देखा आपने, जब एन बराबर क्या है -1, तब गामा -1 किसके बराबर है, -1 + 1 गामा डिवाइडेड बाई -1, यानी गामा 0 डिवाइडेड बाई -1। गामा 0 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, डिवाइडेड बाई -1 तो कितना आया, -इन्फिनिटी। जब n इज इक्वल टू क्या है -2, तब गामा -2 कितना आएगा भाई, देखिए -2 + 1 गामा डिवाइडेड बाई -2, यानी -1 गामा डिवाइडेड बाई -2। -1 गामा कितना है देखिए, -इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई -2। माइनस से भाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन्फिनिटी में किसी भी चीज से डिवाइड करो तो क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है। जब n इज इक्वल टू -3, तब माइनस गामा 3 कितना आएगा भाई बताइए, -3 + 1 गामा डिवाइडेड बाई -3, यानी कि -2 गामा डिवाइडेड बाई -3। -2 गामा कितना है, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई -3, यानी कि -इन्फिनिटी में 3 से डिवाइड करेंगे क्या रहेगा, -इन्फिनिटी। यहां हम देख रहे हैं कि जब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम फाइंड कर रहे हैं, जब n की वैल्यू 0 है या -1 -2 -3 है, तो हमारे पास या तो इन्फिनिटी मिल रहा है या -इन्फिनिटी मिल रहा है, यानी कि वैल्यू हमें पास से इन्फिनिटी प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गामा फंक्शन है 0 के लिए और नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 इन सभी के लिए क्या है, इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि गामा फंक्शन जो है 0 और 0 से छोटे इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उन सभी के लिए इनफाइनाइट वैल्यू प्रदान करेगा। इसका मतलब गामा फलन जो है 0 और ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित नहीं है। अगर इसको मैं इन जनरल लिखूं तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, देयरफॉर माइनस ऑफ गामा n किसके बराबर है, -1n इंटू इन्फिनिटी। n की वैल्यू क्या भाई 1 2 3 ऐसे, यानी -1 -2 -3, तो ये अपने को प्राप्त होता है, या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या -इन्फिनिटी आएगा अकॉर्डिंग टू n। n की वैल्यू 1 रखेंगे, इनसे प्राप्त होगा। n की वैल्यू 1 रखी तो क्या है, -इन्फिनिटी, यानी -1 की पावर 1। तो इसका मतलब हुआ इंप्लाइज गामा n के शून्य तथा ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला कि जब n का मान 0 है तब भी गामा फलन परिभाषित नहीं है, जब n का मान ऋणात्मक पूर्णांक है यानी कि -1 -2 -3 है तब भी गामा फलन परिभाषित नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि जब n का मान, देखो n <= 0 पे चेक कर रहे हैं, जब n का मान ऋणात्मक भिन्न हो यानी कि -1/2 हो, -3/2 हो, -5/3 इस टाइप से हो, तो उस स्थिति में क्या गामा फंक्शन परिभाषित होता है, इस बात को चेक करते हैं। तो हम चेक कर रहे हैं, जब n इक्वल टू क्या हो -1/2, तब समीकरण 1 से बताइए भैया -1/2 गामा इज इक्वल टू -1/2 + 1 गामा डिवाइडेड बाई -1/2। तो ये 1/2 पर यानी कि -2 इंटू 1/2 गामा, -1/2 इंटू इज इक्वल टू -2 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू। अब गामा 1/2 अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन इसको प्रूफ करके देखेंगे हम। या अभी ध्यान रख लीजिए गामा 1/2 की वैल्यू कितनी है, √π होती है। तो क्या है हमारे पास √π, क्या है हमारे पास √π। ठीक है। जब n इज इक्वल टू -3/2 तब -3/2 गामा कितना आ जाएगा हमारे पास, -3/2 + 1 गामा डिवाइडेड बाई -3/2। ये कितना बचा हमारे पास, -1/2 गामा डिवाइडेड बाई -2/3 इंटू -1/2। और -1/2 गामा कितना आ रहा है हमारे पास, -2 इंटू √π। तो -3/2 गामा इज इक्वल टू कितना है, 4/3 √π, 4/3 √π।
ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब गामा फंक्शन में n बराबर 0 रखा, -1 -2 -3 ये रखा, तो आपको पता चला परिभाषित नहीं है। लेकिन अगर ऋणात्मक भिन्न रख रहे हो, -1/2 रखा, -3/2 -5/3, इस प्रकार से ऋणात्मक भिन्न रखते हैं तो हमें पता चलता है कि गामा फलन क्या है, परिभाषित है। यानी कि गामा जो फंक्शन है वो n के शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए परिभाषित नहीं है, लेकिन ऋणात्मक भिन्नों के लिए क्या होगा, वो परिभाषित होगा। ठीक है, क्या रिजल्ट मिला में, गामा n n के ऋणात्मक भिन्नों के लिए परिभाषित है, भिन्नों के लिए परिभाषित है। ठीक है, यानी कि जो गामा फंक्शन है वो 0 और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए परिभाषित नहीं है, लेकिन ऋणात्मक भिन्न के लिए क्या है, वो परिभाषित है। किसके लिए परिभाषित है, ऋणात्मक भिन्न के लिए वो फंक्शन परिभाषित है। ठीक है, अगर यहां आप कुछ एक सिमिलरिटी अगर इस पैटर्न को पकड़ पा रहे हो, यहां पर ये जो आपने इसको सोल्व भी किया, तो देखिए आपको मैं एक चीज यहां पर एक रिजल्ट बताता हूं कि ऋणात्मक भिन्न के लिए आपका फंक्शन कैसे लिखा जाता है। देखो आपने क्या किया था, -1/2 का गामा निकाला, तो किसके बराबर आया, देखो -2 इंटू गामा 1/2। यानी कि जो यहां पर लिखा हुआ उसको उल्टा कर दीजिए। क्या लिखा हुआ यहां पर, -1/2, इसको उल्टा किया तो -2/1 इंटू, इसी एक कम करते चले और इसी में क्या कर दिया, इसका लास्ट में 1/2 बचेगा, तो इसका क्या लिया, गामा। जैसे -3/2 लिखा, इसको उल्टा करो, -2/3। अब इसमें से एक कम करते चलो, -2/1 कितना आ जाएगा, 1/2 गामा। एक नहीं, दो कम करते चलना है, तो कितना लिखा ये 4, इसका वैल्यू तो क्या है अपने पास, √π, इसकी वैल्यू क्या है, √π, तो 4√π डिवाइडेड बाई 3, क्या यही वैल्यू हमारे पास। देखिए हमने जो निकाली, -2√π और 4/3 √π, 4/3 √π। यानी कैसे करना है, यहां पर जो ऋणात्मक भिन्न को सोल्व करना सीख रहे हैं, होगा तो इन्हीं तरीके से। यानी कि यहां पर जो भी लिखा उसको उल्टा कर देना है, -3/2 लिखा उसको -2/3 लिखा, और जो डिनोमिनेटर में था उसमें से क्या करते चलना है, दो कम करते चलना है, लास्ट में क्या बचेगा, 1। ठीक है, उसके बाद में 1/2 से क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई। जैसे -5/2 की वैल्यू निकालना चाहे हम, किसके बराबर आएगी, -2/5 -2/3 -2/1 इंटू 1/2 गामा। तो कितना हो जाएगा ये, 2 4 और 8 नेगेटिव और 15 √π। आप चेक कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। ऐसे अगर मैं कहूं माइनस का 7/2 गामा, तो कितना होगा, -2/7 -2/5 -2/3 -2/1 इंटू 1/2 गामा। ठीक है, इस तरीके से यानी कि आपने ये रिजल्ट निकाला कि जो गामा फंक्शन है वो 0 और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए परिभाषित नहीं है, लेकिन ऋणात्मक भिन्नों के लिए क्या है, वो परिभाषित है। ठीक है, और यदि ऐसे ही आप धनात्मक जो भिन्न है उनके लिए भी गामा फलन लिख सकते हो। जैसे गामा 7/2 को क्या लिख सकते हो, आपने रिजल्ट देखा था, n+1 गामा किसके बराबर होता है, n गामा n। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5/2 +1 गामा, ये लिख सकता हूं। अगर इसको इस रिजल्ट को मैं ध्यान रखूं तो क्या लिखा, 5/2 बाहर लेना है और इसी का क्या लिखना है, गामा। इसको क्या लिखा, 5/2 +1 गामा, सॉरी 3/2 +1। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहां इसको देखिए, n+1 लिखा हुआ है, इसमें से एक कम करते चलना है और जो कम कर रहे हो उसी का क्या लेना है लास्ट में, गामा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, देखिए 5/2 इंटू 3/2 इंटू, ठीक है, अभी क्या बचेगा, 3/2 का गामा इस रिजल्ट से। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, 5/2 3/2 1/2 +1 का गामा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, 5/2 3/2 1/2 और लास्ट में 1/2 का गामा। तो गामा 7/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5/2 3/2
1/2 और 1/2 गामा। 1/2 गामा की वैल्यू कितनी होती है, √a पाई। यानी कि इसमें से एक एक कम करते चलना है और लास्ट में जो बचा उसको लिख देना है। जैसे 9/2 का गामा, एक कम करो तो 7/2, एक कम करो 5/2, एक कम करो 3/2, एक कम करो 1/2 और 1/2 का गामा। ठीक है, जैसे 11/2 जो अंदर लिखा उसमें एक कम किए, 11/2 में से एक कम किया -1, तो यानी कि 9/2 बचेगा। एक एक कम करते चलो, 9/2 फिर एक कम करो, 9 में से एक कम किया तो 7/2, फिर एक कम किया तो 5/2, 3/2, 1/2 और 1/2 का गामा। इस तरीके से हम गामा फंक्शन को वैल्यूज को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। यहां पर आपने ऊपर देखा ऋणात्मक भिन्नों के लिए गामा की वैल्यू और धनात्मक भिन्नों के लिए गामा की वैल्यू। कुल मिला के बात ये हमारे पास स्पष्ट हो पाई कि जो गामा फंक्शन है वो n बराबर 0 और ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित नहीं है। इसके अलावा जो गामा फंक्शन है ऋणात्मक भिन्नों और धनात्मक सभी भिन्नों के लिए क्या है, परिभाषित है। ठीक है।